नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय त्रिवेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। दूरबीन के इस खास एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रणय उपाध्याय। आज हम जिस खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वो खबर अमेरिका, चीन समेत पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खबर जुड़ी हुई है पनामा कनाल से। पनामा कनाल का विवाद क्या है, क्यों ये सुर्खियों में है, चीन से इसका क्या संबंध है, अमेरिका क्या चाहता है, पूरी दुनिया इससे कैसे संबंधित है, व्यापार इससे कैसे जुड़ा हुआ है, इन सभी सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद प्रणय उपाध्याय। प्रणय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मृत्युंजय। और जो सारा विवाद है वो शुरू यहीं से हुआ। आप पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि उन्होंने एक बयान दे दिया है मृत्युंजय, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से पनामा कनाल में अमेरिका के जो जहाज हैं उनको टैरिफ किया जा रहा है, उन पर शुल्क लगाया जा रहा है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका को पनामा एक बार फिर अपने पास वापस ले लेना चाहिए। लेकिन वापस ले लेने का मतलब क्या है? क्या पहले ये अमेरिका के पास था? जी हाँ, अमेरिका के पास में नियंत्रण था पनामा कनाल का, क्योंकि पनामा कनाल दरअसल अमेरिका की मदद से ही बनाई गई थी। पनामा लातिन अमेरिका का एक देश है जहां पर उस देश के एक बड़े हिस्से को जो है काट कर एक वहां कनाल बनाई गई, यानी एक नहर बनाई गई, जो नहर बहुत महत्वपूर्ण है खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कारोबार के लिहाज से मृत्युंजय। और वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया का 6% ट्रेड जो है, यानी कारोबार, जो व्यापार होता है समुद्री व्यापार, उसका 6% इस पनामा कनाल से होकर गुजरता है। और इसीलिए तो ये सारा विवाद क्या है, कहां है, वो समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस नहर में से, क्योंकि ये नहर आखिर कितनी बड़ी, कितनी गहरी होगी कि वहां से इतने बड़े बड़े कंटेनर वाले जहाज निकल सकें, और वो कैसे निकलते हैं, क्या उनका जो तरीका होता है। देखिए, इस तरीके के ये जो गार्डरेल्स भी हैं ये लगे होते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से ये जो जहाज हैं, ये इन जहाज़ों की यहाँ से आवाजाही होती है, पानी को कुछ देर के लिए रोका जाता है और पानी के इस फ्लो को, और ये जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। रास्ते के लिहाज से अगर बात की जाए मृत्युंजय, तो ये अटलांटिक महासागर और जो प्रशांत महासागर है, इन दोनों को जोड़ता है। यानी अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ने वाला ये एक गलियारा है, ये मैनमेड गलियारा है। यानी अगर हम देखें कि आज से 125 साल पहले, पिछली सदी की शुरुआत में अगर हम देखें तो ये नहर उपलब्ध नहीं थी। ये मैनमेड नहर है, इंसान ने बनाई है, और इस तरीके के कई रास्ते समुद्री व्यापार को, उसके कारोबार को सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। भारत जहां पर इस समय हम मौजूद हैं, तो चलिए भारत से चलते हैं पनामा और देखते हैं कि आखिर ये पनामा नहर है कहां और क्या इसकी अहमियत है। तो आप भारत से नक्शे पर अगर पश्चिम की तरफ चलें तो आपको पश्चिम एशिया क्रॉस करने के बाद ये अफ्रीका है, और इस अफ्रीका को भी क्रॉस करने के बाद आप पहुंचते हैं ये लैटिन अमेरिका। और इस लैटिन अमेरिका में ये वो जगह है जिसे हम नक्शे पर पनामा के नाम से जानते हैं, और ये पहुंच गए आप पनामा। तो इस पनामा के अंदर ये पनामा है, और इस पनामा के अंदर यहां पर है, यही वो रास्ता है जिसे पनामा नहर कहा जाता है। और ये जो पनामा नहर है ये दरअसल जोड़ती है अटलांटिक को और प्रशांत महासागर को। ये प्रशांत महासागर है इस तरफ, और इस तरफ है अटलांटिक ओशन, और इन दोनों के बीच में एक गलियारा बनाती है और साथ ही रास्ता देती है ताकि यहां से जो समुद्री कारोबार है, व्यापार है, उसकी आवाजाही हो सके। और ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। इसको कई वर्षों की मेहनत के बाद कई इंजीनियर्स इसके अंदर लगे। एक फ्रेंच डिप्लोमेट और इंजीनियर थे, उन्होंने फर्डिनेंडो डी लेसिपी, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। उसके बाद ये परियोजना अमेरिका के पास आई, और अमेरिका ने जो है उस समय थियोडोर रूजवेल्ट जो थे, और आप मानिए कि प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के महज 4 साल पहले जो है ये जो नहर है उस पर बनने का काम तेज हो चुका था। और उसके बाद ये नहर आज भी अटलांटिक और पैसिफिक को तो जोड़ती ही है, साथ ही ये जो पनामा सिटी है यहाँ से ये पनामा कनाल का रास्ता जो है ये दिखता है। नक्शे पे अगर देखें तो ये जो रास्ता है, ये जोड़ता है, और यहीं से ये जाता है रास्ता, और इसीलिए इसे बेहद महत्वपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि यहां से, जैसा मैंने आपसे कहा, समुद्री व्यापार और कारोबार भी जाता है। अगर आप इसे नक्शे पर देखें, यानी अगर हम इसकी 2D इमेज देखें, तो ये रास्ता कुछ इस तरीके का नजर आता है, जहां पर लेक भी है, और इस लेक को लेक गोटून कहा जाता है, और साथ ही ये जो नहर है ये बनाई गई है। और इस नहर के साथ साथ अगर नक्शे पे और डिटेल तरीके से समझें इसको, तो ये नहर कुछ इस तरीके से दिखती है। ये पनामा कनाल है, और ये पनामा है जिसके एक तरफ कोस्टारिका है और दूसरी तरफ कोलंबिया है, और साथ ही आगे निकारागुआ भी आता है। तो इस नहर के रास्ते कारोबार जाता है। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि आखिर अचानक क्या हुआ कि अमेरिका ने दे दी जब पनामा कनाल, तो फिर वापस क्यों लेना चाहता है? सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि ओबामा को नहीं चाहिए थी,
बाइडेन को नहीं चाहिए थी, ट्रंप को ही क्यों चाहिए? ट्रंप के आते ही ये सवाल, ये विवाद फिर से पनामा वाला कैसे? बिल्कुल मृत्युंजय, ना केवल ट्रंप को चाहिए, ट्रंप को अभी क्यों चाहिए? ट्रंप तो इससे पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। 2016 में उन्हें नहीं चाहिए थी, 2020 तक वो राष्ट्रपति रहे, तब तक उन्होंने कभी नहीं कहा कि पनामा नहर मुझे वापस चाहिए, पनामा नहर के ऊपर अमेरिकन कंट्रोल होना चाहिए। अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि पनामा नहर वो वापस लेने की बात कर रहे हैं? वापस लेने की बात अगर कर रहे हैं तो दिया कब गया था वो भी जरा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि ये वो तस्वीर है जो कि 1978 की तस्वीर है, यानी आज से करीब करीब 46-47 साल पहले की बात करें तो उस समय की ये तस्वीर है। और उस समय जो है, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे वो जिमी कार्टर थे, और उस दौरान ये जो जिमी कार्टर के राज के अंदर उनके प्रशासन के दौरान ये फैसला लिया गया कि 31 दिसंबर 1999 के बाद से अमेरिका का जो नियंत्रण है वो पनामा कैनाल से पर जो उसका नियंत्रण था वो पनामा को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि पनामा में बहुत समय से इस चीज़ की मांग चल रही थी। पनामा एक छोटा सा देश है और इसलिए पनामा जो है वो अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए कह रहा था कि भाई हम इसकी सुरक्षा कर सकते हैं, हम भी उतने ही अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सदस्य हैं, हम भी जिम्मेदार और जवाबदेह हैं, इसलिए अमेरिका अपना जो नियंत्रण है वो यहाँ से हटाए और उसके बाद पनामा को इसका नियंत्रण सौंपे। और उसके साथ ही एक अथॉरिटी बना दी गई जिसे कहा जाता है पनामा कैनाल अथॉरिटी। और ये पनामा कैनाल अथॉरिटी जो है, जिसकी वेबसाइट है कैनाल डी पनामा, ये स्पेनिश में लिखा हुआ है, और यही अथॉरिटी जो है वो इसका नियंत्रण करती है। इन आंकड़ों पर मैं बाद में आऊंगा, क्योंकि ये आंकड़े जो हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इस पूरे घटनाक्रम की राजनीति से भी ये आंकड़े जुड़े हुए हैं। जी, सवाल अब ये भी है कि चीन का इसमें क्या हस्तक्षेप है। आंकड़ों पे हम आएंगे, क्योंकि हम अमेरिका की बात करते हैं तो चीन का नाम अपने आप आ जाता है, क्योंकि बीटो पावर्स, हर कोई चाहता है दोनों में से एक ये प्रतिस्पर्धा बनी रहती है, नहीं नहीं हम सर्वश्रेष्ठ है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तो यहाँ पे उनमें से जो बेस्ट वाला है, क्या वो फैक्टर यहाँ पे भी दिख रहा है कि चीन को क्यों चाहिए? क्योंकि अमेरिका और पनामा का पहले से हो गया समझौता, अब वापस अमेरिका कह रहा है कि हमें वापस दे दीजिए, अपनी मांग रख रहा है, तो इसमें चीन हस्तक्षेप क्यों कर रहा है? देखिए, चीन क्यों हस्तक्षेप कर रहा है इसको समझना बहुत जरूरी है और बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल ये बहुत छोटी सी जगह है, ठीक है। जैसे ही अमेरिका यहां से गया, यानी दिसंबर 99 के बाद से अमेरिका ने जैसे ये जगह छोड़ी और 2000 के बाद से इसका नियंत्रण पनामा के पास आया, धीरे से चीन की दिलचस्पी इसमें जागी और चीन ने इस इलाके के अंदर बहुत सारा निर्माण करना शुरू किया। और निर्माण करना शुरू किया, यहां पर एक कोलोन जगह है, कोलोन पोर्ट है। उस कोलोन पोर्ट का विकास जो है पनामा कैनाल के इस जगह के ऊपर, इस कोलोन पोर्ट का विकास जो कंटेनर पोर्ट है उसका विकास चीन ने करना शुरू किया। इसके साथ साथ ये 1 साल में 2 साल में नहीं हुआ, खासतौर पर शी जिनपिंग के आने के बाद जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया उसके तहत चीन ने इस पनामा कनाल के कई इलाकों की तरफ यहां पर उस पनामा सिटी, पनामा कनाल यहां पर अपने निवेश करना शुरू किए। और यहां पर जो हांगकांग बेस्ड जो चाइनीज कंपनीज थी उन्होंने यहां पर अपने बेस स्थापित किए, साथ ही उन्होंने वहां पर निवेश करना शुरू किया। साथ ही इस दौरान एक बहुत बड़ी और बहुत रोचक और बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई, और वो महत्वपूर्ण घटना हुई 2017 में। 2017 से पहले तक ये पनामा ताइवान को एक अलग देश के तौर पर मान्यता देता था, और दुनिया के अंदर केवल करीब 20-21 देश ही हैं जो कि ताइवान को एक अलग मुल्क मानते हैं। बाकी अमेरिका खुद भी जो है वो वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है, भारत भी वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है। लेकिन 2017 में पनामा ने जो है चीन के साथ अपने राजनयिक संबंध स्थापित किए, और उसके बाद उसने चीन के साथ में न केवल राजनयिक संबंध स्थापित किए बल्कि उसने ताइवान को जो है वो नकार दिया, यानी ताइवान को वो नहीं मानता है, ताइवान को वो चीन का हिस्सा मानता है। ये कहते हुए ये पनामा ने एक बड़ा यू टर्न लिया। और किस समय लिया मृत्युंजय यू टर्न? ये उस समय लिया जब अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही थे, और उसी दौरान ये टर्न लिया गया। इसके साथ साथ एक बड़ा रोचक और महत्वपूर्ण फैक्टर ये भी है कि आखिर चीन की इतनी दिलचस्पी क्यों है और कैसे है। तो उसके लिए आपको यह समझना होगा कि इस पनामा के अंदर जिसकी कुल आबादी है उसकी करीब करीब 44 लाख मान लीजिए, 44, ठीक है। ये 44 लाख इसकी आबादी है, और इस 44 लाख की आबादी का करीब करीब 4% जो है वो 4% चीनी मूल के लोग हैं। अच्छा,
और ये एक बड़ा फैक्टर है कि आखिर चीन इस इलाके के अंदर अपनी जड़ें क्यों बनाना चाहता है, और अगर बना पाया तो इतनी जल्दी उसने अपनी जड़ें कैसे जमा ली कि इस पूरे इलाके के अंदर उससे बहुत आसानी से पोर्ट्स भी मिल गए, उसने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। उस इन्वेस्टमेंट के साथ साथ वहां पर जब चीन के लोग जो हैं और लैटिन अमेरिका के पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखें तो चीन ने पिछले कुछ सालों के अंदर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर बढ़ाया है। यानी लैटिन अमेरिका को अगर आप नक्शे पर देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि आखिर चीन इस पूरे इलाके के अंदर दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा लैटिन अमेरिका का इलाका है ये अमेरिका से बहुत पास में है, ये अमेरिका का वेस्ट कोस्ट है, और इस अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के करीब अमेरिका को तक पहुंचने का उसको अपने बेसिस बनाने का मौका मिल जाता है, चाहे कोलंबिया हो, चाहे इक्वाडोर हो, चाहे पेरू हो, चाहे चिली हो, या फिर यहां पर पनामा हो। इन तमाम इलाकों के अंदर ये इस तरफ ये पनामा है, यहां पर कोस्टारिका है, यहां पर कोलंबिया है, इन तमाम इलाकों के अंदर अगर चीन की मौजूदगी होती है, चीन के बेसिस होते हैं, तो उसके लिए अमेरिका तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा, साथ ही अमेरिका पर दबाव बनाना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यही कारण है कि चीन ने बीते कुछ सालों के दौरान अगर आप देखें, खासतौर पर 2013 के बाद से, तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसने खासतौर पर इस इलाके के अंदर, लैटिन अमेरिका के इलाके के अंदर, चूंकि ये इलाका वो इलाका है जहां आर्थिक तौर पर कमजोरी है, ये लैटिन अमेरिका के देश हैं जो उतने ताकतवर या कह लीजिए उतने धनवान नहीं हैं जितना नॉर्थ अमेरिका है, और इसीलिए इस इलाके के अंदर अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी यानी अपने पैसे के दम पे चीन ने अपना दबदबा भी बनाया और अब वो रहा रणनीतिक बेस भी बना रहा है। ये भी कह सकते हैं कि इसीलिए हो सकता है अमेरिका, चूंकि ये इतने इनमें कुव्वत नहीं है जो चीन से डायरेक्ट लड़ सके, तो अमेरिका साथ में जो पनामा फैक्टर अमेरिका का भी एक लगा हुआ है, तो डायरेक्ट अमेरिका चाहता है कि हम अपना स्वामित्व वापस ले लें या फिर से यहीं पे आ जाए। ट्रंप का क्या रिएक्शन हो सकता है, ट्रंप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये इसकी टाइमलाइन है। 1881 के अंदर पहली बार जो फ्रेंच सरकार थी, जैसे मैंने आपसे कहा, फर्डिनेंडो डे लेसेपी, जिन्होंने जो डिप्लोमेट भी थे, इंजीनियर भी थे, उन्होंने सबसे पहले ये आइडिया निकाला। और फर्डिनेंडो डे लेसेपी का योगदान एक और ये भी है कि दरअसल सुएज कनाल जो है, सुएज कनाल भी एक बार मैनमेड कनाल है और वहां से भी अंतरराष्ट्रीय ट्रेड होता है, जो कि अदन की खाड़ी से आपको मेडागास्कर या भूमध्य सागर तक का जो रास्ता है वो देती है। और इस भूमध्य सागर और का जो अदन की खाड़ी का इलाका है, जो कि आपको अरेबियन सी से जोड़ता है, उस इलाके तक, इंडो पैसिफिक के इलाके को जोड़ने वाली ये जो टनल है, उसको बनाने वाले भी फर्डिनेंडो लेसेपी ही थे, जो कि एक फ्रेंच डिप्लोमेट थे। और उन्होंने ही सबसे पहले इस आइडिया को भी आगे बढ़ाया कि एक पनामा कनाल भी होनी चाहिए जो कि अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़े। ये वो समय था जब तमाम देश, खासतौर पर ये जो उपनिवेशिक ताकतें थी, ये अपनी सैनिक ताकत और अपने कारोबार की ताकत से बहुत बड़े बड़े मैनमेड चेंजेस कर रही थी, बड़ी बड़ी चीजें बना रही थी, और उसी दौरान ये आइडिया आया। उसके बाद ये परियोजना अमेरिका के पास में आई और अमेरिका ने इस परियोजना को आगे भी बढ़ाया। उसके बाद यहां पर सन 1914 के अंदर SS एनकॉन कंप्लीट हुआ, यानी ये बन चुकी थी कनाल, और पहला जो जहाज था वो यहां से तैरकर आगे निकला। और उसके बाद से आप देखिए कि 1999 के अंदर अमेरिका ने हैंडओवर कर दिया पनामा को, लेकिन 2007 के अंदर पनामा की जो सरकार है उसने इसका एक्सपेंशन भी किया। कनाल का एक्सपेंशन 2016 में कंप्लीट हुआ, और याद रखिएगा ये 2016 का जो एक्सपेंशन कंप्लीट हुआ, 2017 से ही इस समय तक चीन की एंट्री इस इलाके में हो चुकी थी। और उसके बाद उसका जो सबसे बड़ा असर था, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जगह देखिएगा, ये है वो कोलोन जहां पर चीन ने अपना जो कंटेनर पोर्ट है वो बनाया है। साथ ही ये जो पूरा इलाका है, यहां पर भी चीन की मौजूदगी है, उसकी कंपनियों की मौजूदगी है। और इस पनामा कनाल के ऊपर चाहे रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर हो या दूसरी चीजें बनाने हो, उसमें चीन ने अपना योगदान दिया है। और उसी का वजन था कि 2017 में पनामा ने अपनी नीति को बदला, उसके साथ रणनीतिक रिश्ते स्थापित किए चीन के साथ में, उसको रिकॉग्नाइज किया, और उसके बाद में ताइवान को डी रिकॉग्नाइज किया। अब ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसके बाद इसके अंदर जो चीन का एंगल है, उस चीन के एंगल के अंदर ये जो सवाल जो हम अमर उजाला पे भी पूछ रहे हैं कि दुनिया के लिए क्यों अहम है पनामा नहर, और इसे लेकर क्या अमेरिका और चीन के बीच में टकराव हो सकता है। देखिए मृत्युंजय, सीधे सीधे चीन और अमेरिका के बीच में किसी सैनिक टकराव की गुंजाइश तो फिलहाल नहीं है। कई फ्लैश पॉइंट्स हैं, अगर हम ताइवान स्ट्रेट की बात करें, अगर हम इंडो पैसिफिक, हो सकता है, लेकिन व्यापारिक टकराव तो चल ही रहा है। और खासतौर पर जब जब ट्रंप आते हैं, 2016 से लेकर 2020 तक व्हाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, और उस दौरान भी
डोनाल्ड ट्रंप कई बार बड़ा अपना सीना चौड़ा करके ये कहते भी हैं, दम्भ भी भरते हैं कि उन्होंने दरअसल दबाव डाला और उसके बाद ही चीन को एक तरीके से नकेल कसी गई, चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर की शुरुआत उन्होंने की थी। और अभी भी वो आने से पहले, यानी सत्ता संभालने से पहले, मृत्युंजय एक बार फिर वो ये कह चुके हैं कि वो चीन के ऊपर जबरदस्त टैक्स लगाने जा रहे हैं। वो जबरदस्त टैक्स लगाने के साथ साथ ये जो पनामा कनाल है, अगर इस पनामा कनाल के ऊपर भी अमेरिका को नियंत्रण वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान दिया गया है, लेकिन क्या कोई इंटरवेंशन अमेरिका कर सकता है? फिलहाल उसकी गुंजाइश और संभावना कम है। साथ ही राष्ट्रपति मुलिनो जो हैं, जो कि पनामा के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से तीखा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पनामा एक संप्रभु देश है और वो अपनी हदें किसी को भी देने के लिए तैयार नहीं है, और ये जो है ये एक टकराव का बिंदु बन सकता है, एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है। जाहिर तौर पर इसके अंदर एक चाइना का एंगल भी है। चाइना का एंगल जो है वो पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और चीन के बीच में एक नया टेंशन शुरू हुआ है, क्योंकि $567 मिलियन की जो सैनिक एड है, यानी जो सैनिक मदद है, वो उस ताइवान को अमेरिका ने देने का ऐलान किया है, जो बाइडेन की सरकार ने, जिसे पनामा ने डीरिकॉग्नाइज कर दिया था और वो चीन के साथ चला गया था। तो इस पाला बदल के खेल के अंदर देखिए, ये एक बड़ी ऐसी बिसात है जिसके अंदर बड़े बड़े महारथी या बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, उनके लिए छोटे देश कई बार मोहरे की तरह हो जाते हैं। इन दोनों के बीच में ये जो पनामा कनाल है, ये इस समय उलझी और फंसी हुई नजर आ रही है, ये पिस रही है। और इसीलिए पनामा कैनाल न केवल पिस रही है, पनामा कैनाल के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव मृत्युंजय इस चीज का भी है कि क्लाइमेट चेंज के कारण यहां पर जलस्तर घट रहा है। जलस्तर घट रहा है, इसलिए जो जहाज हैं उनकी आवाजाही की संख्या कम हो रही है। जैसा मैंने आपसे कहा था, इन आंकड़ों पर जरा जाइए और देखिए कि ये आंकड़े जो हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। पनामा कैनाल के अंदर रेगुलर सिनेरियो में और करंट पीरियड में, यानी आमतौर पर 36 जहाज अगर गुजरते हैं तो इस समय 22 जहाज गुजर रहे हैं। और आप देखिए कि करंट लेवल जो है, एक्सपेक्टेड लेवल होना चाहिए था गटुन लेक का करीब 87 फीट, जो कि इस समय है 81 फीट, यानी पानी कम है। पानी कम है तो बड़े जहाजों के लिए चलना मुश्किल होता है, और यही एक वजह है जिस कारण से पनामा कंट्रोल कर रहा है, ज्यादा पैसा लगा रहा है। अब ज्यादा पैसा लगा रहा है तो ट्रंप को लग रहा है कि ये अमेरिका से नहीं, न केवल पैसा आ कहां से रहा है, सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ज्यादा पैसा क्यों वसूला जा रहा है, ये अमेरिका के साथ नाइंसाफी है, ये कैनाल हमने बनाई थी, तो वो अमेरिकन नेशनलिज्म को भी एक तरीके से इन्वोक कर रहे हैं। वो थियोडर रूजवेल्ट के समय में, जिस समय में अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीती, उन रूजवेल्ट के समय को याद करते हुए वो ये कह रहे हैं कि मैं वापस से इस पे कंट्रोल करूंगा, क्योंकि ये तो अमेरिका की बनाई हुई चीज़ है और इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और अमेरिका के ही खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये न केवल हो रही हैं, बल्कि हम आएंगे इस सवाल पर। हाँ, अगला सवाल यही था, क्योंकि यहाँ पे हमने ये किया था, दुनिया के लिए क्यों अहम है पनामा नहर। तो अब उसके बाद दुनिया के लिए अहम तो है ही सही। दुनिया के लिए अगर आप अहम समझना चाहते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा जी। ये देखिए, ये जो डिफरेंट कलर के पॉइंट्स बने हुए हैं, ये दरअसल वो दरवाजे हैं, वो रास्ते हैं जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जाता है, जिसके अंदर ये हिंद प्रशांत का पूरा इलाका है, हिंद महासागर का इलाका है, उधर से प्रशांत है, और यहां से भी अगर आप जाएं तो प्रशांत महासागर आ जाता है। तो ये जो रास्ते हैं, अब ये है आपकी पनामा कनाल। ये पनामा कनाल मैनमेड है। उसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा, ये अरब सागर से अगर आप यहां जाते हैं तो ये अदन की खाड़ी हो, और ये अदन की खाड़ी जो है यहां पर जो मेडिटेरेनियन सी है, भूमध्य सागर है, उस भूमध्य सागर के अंदर जब ये पहुंचती है तो ये सुएज कनाल है, ये भी मैनमेड है। इसके अलावा यहां पर मलाक्का स्ट्रेट है, और इसके साथ साथ इस तरीके के कई आइडिया ड्राइंग बोर्ड पर भी हैं, जिनमें से एक आइडिया था निकारागुआ को बीच में से काट के वहां से कनाल बनाना, साथ ही थाईलैंड को काट के थाईलैंड के बीच में से क्रा कनाल बनाना। ये चीन का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर कई बार चर्चा होती रही कि क्या थाईलैंड को तोड़कर बीच में से कनाल बनाना चाहता है चीन, और वो बनाना चाहता है तो क्यों बनाना चाहता है, कितनी महंगी कितनी बड़ी ये कनाल होगी। तो ये रास्ता जो है ये इस लिहाज से महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस पर आपने गौर करने के लिए कहा, उस तस्वीर को भी जरा देख लेते हैं, क्योंकि ये तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर, इस तस्वीर के अंदर देखिए, ट्रंप अभी आए नहीं हैं, लेकिन ट्रंप आने से पहले जो दबाव की राजनीति कर रहे हैं, उस दबाव की राजनीति की तस्वीर, आने से पहले, तूफान के आने से पहले जो हलचल शुरू हो जाती है, माहौल बना रहे, माहौल बन रहा है, माहौल बना रहे ट्रंप कि मैं आऊंगा तो ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो वो कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके का जो है, वो जब भाई बड़े बहुमत के साथ जीत के आए हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति तो बन ही रहे हैं, दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स होता है। आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर ट्रंप के आने से पहले ही कितनी हलचल हो चुकी है, स्टॉक मार्केट के अंदर बहुत सारी चीजें, और आए दिन ये चर्चा हो रही है कि ट्रंप आके क्या नीतियों में बदलाव करेंगे, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो ये जो सैंपल उन्होंने दिया है, देखिए, वो ये कह चुके हैं कनाडा के साथ तो
25% एक्स्ट्रा टैक्स लगाऊंगा मैं कनाडा के ऊपर। साथ ही वो ये कह चुके हैं कि अगर इस टैक्स से बचना चाहते हैं तो वो 51वां राज्य बन जाए। अमेरिका के अंदर फिलहाल 50 राज्य हैं, 51वां राज्य बन जाए अमेरिका का, यानी कनाडा शामिल हो जाए अमेरिका के अंदर। बहुत पुरानी ये बात है, क्योंकि जब अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था, अमेरिका जब बन रहा था, उस दौरान भी अमेरिका की सिविल वॉर के दौरान ये बात आई थी कि कनाडा को क्यों ना शामिल कर लिया जाए, कनाडा तक क्यों ना बढ़त बना ली जाए। और इतना बड़ा क्षेत्रफल जो है, कनाडा दुनिया का बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से। लेकिन फिलहाल अमेरिका और कनाडा के बीच में ओपन बॉर्डर है, एक तरीके से यहां से आवाजाही हो जाती है, जैसे भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर जरूर है लेकिन आवाजाही जो है वो बनती है। लेकिन अब वीजा या पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। 25% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। साथ ही अमेरिका का एक और पड़ोसी है मेक्सिको, उसके खिलाफ भी 25% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। यहां पर तो इस बॉर्डर के ऊपर आप जानते ही हैं, डोनाल्ड ट्रंप दीवार बनाने की बात कर चुके थे मेक्सिको बॉर्डर पर पिछली बार, अब जब सत्ता में थे। इस बार फिर वो कह रहे हैं, इस बार भी वो इलीगल इमिग्रेंट की बात लेकर आए। लेकिन सबसे ज्यादा जो भारी टैक्स वो लगाने जा रहे हैं वो है चीन के ऊपर। 70%, 60% प्लस 10%, तो 70% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ सुर उन्होंने भारत को लेकर भी उठाए कि भारत पर भी टैक्स लगेगा, भारत पर भी हमको देखना होगा। हालांकि उन्होंने किसी अभी टैक्सेशन फॉर्मूले को लेकर भारत को लेकर स्पष्ट नहीं किया है, और मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एक साथ बहुत सारे मोर्चे खोलना चाहेंगे। लेकिन ट्रंप की राजनीति ही वैसी है मृत्युंजय कि वो बिल्कुल एकदम दबाव की राजनीति करना जानते हैं, दबाव की राजनीति खेलते हैं, और इसीलिए उनका जो अंदाज है उसके अंदर ये रौब दाब रुबाब बैटिंग करना एकदम, हाँ फ्रंट फुट पे तो। लेकिन कई बार वो जो है वो हिट विकेट भी हो जाते हैं। बहुत सारी राजनीति उनकी ऐसी होती है। आप और कुछ पूछ रहे थे? हाँ, मैं बस ये पूछ रहा था कि ट्रंप जैसे भारत के लिए जो बताया, भारत और से अमेरिका के रिश्ते हमेशा अच्छे माने गए, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बहुत अच्छी दोस्ती मानी गई। तो क्या ये जो टैक्स है, आपने बोला कि अभी तक ट्रंप की तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन क्या ट्रंप के दिमाग में ऐसी कोई खुफिया हरकत हो रही होगी, कुछ चल रहा होगा कि भारत के खिलाफ भी कुछ कर सकते हैं? ट्रंप को अगर समझना है ना, तो आप रियल एस्टेट के कारोबारी की कल्पना करिए। मूलतः रियल एस्टेट के कारोबार से आते हैं। रियल एस्टेट का कारोबारी जैसे डील करता है, कई बार आपने अगर मकान खरीदा हो या प्रॉपर्टी खरीदने गए हो, तो रियल एस्टेट वाला कैसे डील कर, सबसे पहले तो वो आपसे कहेगा कि साहब अच्छी चीज वो तो है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, मिलेगी नहीं आपको। वो आपकी जरूरत बनाएगा, वो आपके अंदर एक फोमो क्रिएट करेगा, वो एक दबाव क्रिएट करेगा आपके लिए कि देखिए अभी अच्छी डील है, लेना है तो अभी ले लीजिए, वरना फिर कल से नहीं मिलेगी। ट्रंप उसी तरीके से कोई डील करते हैं। सबसे पहले वो आते ही कॉस्ट को हैवी कर देते हैं। तो जाहिर तौर पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, एक बड़ा इकोनॉमिक इंजन है। इसलिए अमेरिका यदि खरीदना बंद कर देता है तो बहुत सारे लोगों की फैक्ट्रियों में माल बना हुआ सड़ जाएगा, वो माल बिकेगा नहीं। इसलिए वो भाव बढ़ाते हैं, और भाव बढ़ा के फिर उसके बाद वो ये कंट्रोल करके कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें कंसेशन दे दूंगा, तुमने मेरे साथ पिछली बार अच्छा किया था, मैं तुम्हें भी कंसेशन दे दूंगा, वो उसके साथ मैं बात नहीं करूंगा। तो वो इस तरीके से अपना एक डिस्क्रिप्शन बनाते हैं। किसी यूनिफॉर्म पॉलिसी की बजाय ट्रंप अपने हाथ में सारे मोहरे रखते हैं और उसके बाद उसके जरिए वो कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर भाव वो खुद तय करते हैं। मतलब वही चीज होगी ना, जैसे जो मोल भाव करके हम कोई चीज खरीदते हैं तो वो एमआरपी जो होती है। देखिए मोल भाव में क्या होता है कि मोल भाव में आपके हाथ में है, आप खरीदार हैं, सामान की बाजार में इन्वेंट्री अवेलेबल है, आप जाते हैं और आप तय करते हैं कि भाई मैं इतने में नहीं लूंगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पे सिर्फ आपको बोला जा रहा है कि हम इतने में ही देंगे, मैं इतने में ही खरीदूंगा, मैं ऐसे लूंगा आपका सामान, अगर बेचना है तो बेचो और नहीं बेचना है तो आप चले जाओ, मैं किसी और से ले लूंगा। तो ये जो अमेरिकन मोनोपोली है या अमेरिका का ये जो प्रेशर है, अमेरिकन डॉलर का जो पावर है, उसको किस तरीके से अपने फायदे के लिए डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेरिका के फायदे के लिए। जाहिर तौर पर वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके लिए अमेरिका का हित पहले है। लेकिन ऐसे में जो इंडिविजुअल केमिस्ट्रीज हैं, इंडिविजुअल जो समीकरण होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय, हम तक ये सारी जानकारी पहुंचाने के लिए। आप लोगों को क्या लगता है, हमारी पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोगों का क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताइए। ट्रंप को लेकर, पनामा नहर को लेकर आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट करके बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।